आरएसएस के लोग हो, चाहे बजरंग दल के लोग हो, चाहे हिंदू महासभा के लोग हो, हिंदू वाहिनी के लोग हो, ये ऐसे लोग हैं। जब आपका आरक्षण मारा जाता है, जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज का आरक्षण के ऊपर डाका डाला जाता है, तो ये कभी आंदोलन करने का काम नहीं करते हैं। ये आंदोलन करने का काम करते हैं, जाति और मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए आंदोलन करते हैं। सच बात तो यह है कि ये शुद्ध रूप से राजनीति करने वाले लोग हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां इस देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करने का काम कर रही है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब गरीब पिछड़े इलाके के 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम किया था और वहीं पर उन्हीं पिछड़े गरीब बस्तियों में 27,000 शराब की दुकानें खोलने का काम किया था, तब भी आप नहीं जगे, तब भी आपने उसका विरोध नहीं किया कि सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए, वैज्ञानिक विचारधारा को अपने जीवन के व्यवहार में धारण करने का काम करिए। और जो ये सरकार जो शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म करके आपको गुलामी भरे हालात में ले जाने का काम कर रही है, इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करिए। करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति की अगुआ महात्मा ज्योतिराव फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, इस देश में हम सबको बराबरी का दर्जा देने वाले और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब सहित देश में जन्मे सभी वीर शहीदों संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज आदरणीय नीरज भाई पटेल जी के द्वारा आयोजित माता सावित्रीबाई फूले के जन्म जयंती समारोह में आए हुए हमारे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में दो सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय रामश्रवण वर्मा जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे साथी आदरणीय राम सिंह पटेल जी सहित आदरणीय नीरज भाई पटेल जी के द्वारा जो अद्भुत संगम यहाँ पर लाया गया है, जहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और साथ साथ पत्रकारिता का जो अद्भुत संगम है, मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सम्मानित साथियों, टीम बदलाव के अलावा भी बहुत सारे साथी लोग ये कहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे, लेकिन जब हम लोग उनके भीतर झांक करके देखते हैं तो पाते हैं कि अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी सुविधा के अनुसार कभी अपनी शादी भी नहीं कर पाते। वो लोग जो अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई से पसीना बहा करके कमाए गए, बनाए गए घर में प्रवेश भी नहीं कर पाते। क्या आप उम्मीद करते हो कि ऐसे लोग टीम बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इस देश को जितने भी महापुरुषों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, आज इतने लोगों की कुर्बानी और जीवन के संघर्षों के बावजूद भी आज हम सब लोग अपने संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, केवल शिक्षा लेने से, केवल आर्थिक तरक्की हो जाने से कभी मानसिक गुलामी खत्म नहीं हो सकती। यह देश बढ़ चुका है, बड़े पैमाने पर ऐसे भी लोग हैं, आपको ध्यान होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1948 में जब हिंदू कोड बिल लाया था, जब इस देश में बहुविवाह की परंपरा हुआ करती थी, महिलाओं को अपने पति की संपत्ति में अधिकार नहीं हुआ करता था, उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं हुआ करता था, उनकी संतानों को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं हुआ करता था। इस बात को लेकर के जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1948 में संविधान सभा में लेकर के आए थे, तो बड़े पैमाने पर जो आज आपको सनातन के नाम पर एक करने की बात करते हैं, इन्हीं लोगों ने उनका विरोध करने का काम किया था, इन्हीं लोगों ने उनका विरोध करने का काम किया था। आज देश में कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन है जो अपने आप को अराजनीतिक होने का दावा करते हैं,
चाहे वो आरएसएस के लोग हो, चाहे बजरंग दल के लोग हो, चाहे हिंदू महासभा के लोग हो, हिंदू एवं वाहिनी के लोग हो, ये ऐसे लोग हैं जब आपका आरक्षण मारा जाता है, जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज का आरक्षण के ऊपर डाका डाला जाता है, तो ये कभी आंदोलन करने का काम नहीं करते हैं। या आंदोलन करने का काम करते हैं जाति और मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए आंदोलन करते हैं। सच बात तो यह है कि ये शुद्ध रूप से राजनीति करने वाले लोग हैं जो राजनीतिक होने का चोला ओढ़ने का काम करते हैं। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अभी बात जब आई थी बड़े पैमाने पर लोग आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। इस बात को कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां इस देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करने का काम कर रही है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते, लिहाजा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको प्रतिबंधित करने का काम किया। और वही आरएसएस ने ठीक 1.5 वर्ष के बाद जुलाई 1949 को उन्होंने माफी मांगी थी देश से कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, हम सामुदायिक सौहार्द बनाने में अपना योगदान करेंगे, हम कभी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन सच मायने में तो हम सब लोगों ने देखा नहीं, आज वही राजनीति करने का काम कर रहे हैं, आज वही राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम लोग कहते हैं कि वो संविधान विरोधी है, वो तो संविधान मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम इस संविधान बचाने के लिए कौन सा काम करते हैं? मानसिक गुलामी जो हमारे दिमाग के अंदर घुस गई है, हम उसे कभी खत्म नहीं कर पाए। हम कौन से संविधान बचाएंगे? हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में लिखा गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोशल रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। लेकिन आज हम इसका अपने व्यवहार में, अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाते हैं। हम केवल मंच पर भाषण करने का काम करते हैं। हम उसी समाज के लोग हैं जो सदियों से सताए गए लोग हैं, जो शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित करने का काम हमें किया गया था। अगर अंग्रेज न आए हो तो शायद आज हम जिस अवस्था को प्राप्त हुए हैं 100 साल बाद भी इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते। 1813 में जब आपको शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया, 1850 में आपको संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया, इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर अभी भी लोग पूछते हैं कि आपको कब तक आपको आरक्षण चाहिए, लेकिन आप कभी जवाब नहीं दे पाते हो। आप कभी जवाब नहीं दे पाते हो। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब गरीब पिछड़ा इलाके के 30,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम किया था और वहीं पर उन्हीं पिछड़े गरीब बस्तियों में 27,000 शराब की दुकानें खोलने का काम किया था, तब भी आप नहीं जगे, तब भी आपने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको पता है ये समाज जो पिछड़ा है, जो दलित जनसंख्या का, जो शिक्षा के रास्ते आगे बढ़ रहा, जो सरकार से सवाल कर रहा, जो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो मोर्चा खोल करके रखा है, जब इसको शिक्षा से वंचित करने का काम करोगे तो निश्चित रूप से फिर से मानसिक गुलामी को स्वीकार करने का काम करेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि धार्मिक पाखंड जो हमारे भारत के संविधान में, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आज वो सुरक्षित नहीं है, आपको इसकी चिंता नहीं होती। अगर हम इस बात को कहते हैं कि हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो हमको भेदभाव, गैर बराबरी के बहार की जो इजाजत नहीं देता है, आज हमारे देश में गैर बराबरी भेदभाव की जो घटनाएं घट रही है, लगातार निरंतर इस पर बाढ़ आती जा रही है। तो संविधान ये कहता है कि इस देश के किसी नागरिक के साथ जन्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन लगातार मैं पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की लाइन में जाता है तो उसको एनएफएस करके उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाता है। क्या ये भेदभाव नहीं है?
क्या भेदभाव नहीं है? जो हमारे भारत के संविधान, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 बना था, उसके अधिनियम में एक धारा 6 जो कहती है कि पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का चाहे जो भी अभ्यर्थी हो, जो सामान्य वर्ग की मेरिट क्वालिफाई करेगा उसे सामान्य की कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको आरक्षण कोटे में नहीं रखा जाएगा। लेकिन आज तक आप सड़क पर आकर के आंदोलन करने का काम नहीं करते। आज तक आप सड़क पर आकर के आंदोलन करने का काम नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े कुलपति हैं, जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं, जो एचओडी है, जो डीन है, ये ऐसे कुलराज द्रोणाचार्य है जो आपके जो पीडीए के जो एकलव्य है, इनका गला काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। वैज्ञानिक विचारधारा को अपने जीवन के व्यवहार में धारण करने का काम करिए। और जो ये सरकार जो शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म करके आपको फिर से पुराने हालात में, गुलामी भरे हालात में ले जाने का काम कर रही है, इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करिए। विचारधारा के साथ लड़िए। जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो हक अधिकार दिया है, उसको बचाने के लिए अपना योगदान देने का काम करिए। क्योंकि अवसर है, बहुत सारे लोगों को बोलना है। मैं अपने सभी से सम्मानित साथियों का, अतिथियों का सम्मान करते हुए इस मंच पर मैं उन्हें अवसर देता हूं, अपना समय मैं उन्हें देता हूं। हमारे दो माननीय सांसद और हमारे बहुत सारे कार्यपालिका और न्यायपालिका के वरिष्ठ जन यहाँ पर है, मैं उनको अपना समय देते अपनी बात को विश्राम देता हूँ। बोलिए जय भीम, जय समाजवाद, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।